बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेस थ्योरम को डिस्कस करेंगे। बेस थ्योरम डिस्कस करने से पहले आप जो प्रीवियस लेक्चर मैंने बेसिक प्रोबेबिलिटी पे रिकॉर्ड किया था आप वो चेक कर लें। बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको आती है तो बेस थ्योरम समझने में आपको आसानी होगी। बेस थ्योरम हम यूज़ क्यों करते हैं? बेस थ्योरम हम जब हमारे पास डाटा में अनसर्टिनिटी होती है, जब भी कोई अनसर्टिनिटी हमारे पास होती है एट्रीब्यूट सेट और क्लास वेरिएबल्स के बीच में, तब हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? तब हम बेस थ्योरम को एज अ क्लासिफायर यूज़ करते हैं और वहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। सपोज़ हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी है। ये जो अनसर्टिनिटी डाटा में पाई जाती है वो नॉइज़ की वजह से भी होती है, और दूसरा ये एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि हमने हर डिज़ीज़ किसी पेशेंट की प्रिडिक्ट करनी है। हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, सपोज़ हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज। एक बंदा हेल्दी डाइट भी खाता है और एक्सरसाइज भी करता है, तो हमारे पास प्रिडिक्शन, वो डाटा ये प्रिडिक्ट करता है कि हमारे पास लो रिस्क होता है किस चीज़ का? डिजीज़ का। डिजीज़ किस चीज़ पे लाई करके उनके पास लो रिस्क है कि जो हेल्दी डाइट करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। तो इट मीन्स आपके पास इसकी जो प्रिडिक्शन आएगी, आपके क्लासिफायर जो आपने पिछले क्लासिफायर यूज़ किए हैं वो प्रिडिक्शन आपको ये बताते हैं कि इस बंदे में रिस्क बहुत ही कम है, लो है किस चीज़ का? हर डिज़ीज़ होने का। लेकिन ऐसे नहीं होता, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हेल्थी डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद भी आपके पास उस पेशेंट में डिजीज़ अकर होने के चांसेस होते हैं। हम उनको अंडर कंसिडरेशन यहाँ नहीं ला रहे हैं। तो हम उस डाटा को अंडर कंसिडरेशन कैसे लाते हैं कि दो वो बंदा जो है वो हेल्दी डाइट पे भी है और एक्सरसाइज भी कर रहा है, फिर भी उसको हर डिज़ीज़ हो जाता है। तो कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं प्रेडिक्शन, कि वो इन दो एट्रीब्यूट्स की बेस पे हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे पास ये जो बंदा है इसमें हर डिज़ीज़ की होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, या हमारे पास जो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है, प्रिडिक्शन दे रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको हम क्वांटिफाई कैसे करते हैं। उस क्वांटिफिकेशन के मैकेनिज़्म में हम बेस थ्योरम, जहाँ पर हमारे पास अनसर्टिनिटी पाई जाती है। अब आपके पास डाटा सेट में कुछ ऐसे भी पेशेंट्स एग्जिस्ट करेंगे जो हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के करने के बावजूद भी उनमें हर डिज़ीज़ पाई जाती है। तो इस तरह की अनसर्टिनिटी में हम बेस थ्योरम को यूज़ करते हुए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और वो प्रॉब्लम हमें क्वांटिफाई करके बताता है कि आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास हेल्दी डाइट भी हो और एक्सरसाइज भी हो, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की हर डिजीज़ की क्या हो सकती है। तो इसको हम कैसे क्वांटिफाई करते हैं? इन चीज़ों को क्वांटिफाई करने का मैकेनिज़्म क्या है? तो इसके लिए एक एग्जांपल डिस्कस की गई है। वो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि एक स्टेटमेंट आपको दी गई है, एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट दी गई है, और उस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपको बताया गया है कि आपके पास दो ऑप्शन है, विच ऑप्शन यू आर गोइंग टू सेलेक्ट। अब आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है? स्टीव इज़ वेरी शाई एंड विदड्रॉ, invariably helpful but with very little interest in people or in the world of reality. A meek and a tidy soul. He has a need for order and structure and a passion for detail. ये एक स्टेटमेंट है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इज़ ही ए फार्मर और लाइब्रेरियन। इस स्टेटमेंट की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि ये जो स्टीव है ये बंदा फार्मर है या लाइब्रेरियन है। इट इज़ यू टू डिसाइड। अब आप वीडियो पास करें और इस स्टेटमेंट को पढ़ने और समझने के बाद आप डिसाइड करें कि ये फार्मर है या लाइब्रेरियन है। ये जो बंदा स्टीव है इसके बारे में जो स्टेटमेंट दी गई है वो आपने आंसर करना है। आप इसको क्लासिफाई करते हैं एज अ फार्मर और एज अ लाइब्रेरियन, यानी इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। अब मैं आगे जाता हूँ और आपको आंसर बताता हूँ कि आप जो आंसर करने जा रहे हैं वो आंसर क्या है। मोस्ट ऑफ द पीपल जो आंसर करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप जो आंसर आपने किया है वो उस जो यहाँ पर आंसर आ रहा है वो आंसर आपका होना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ये आंसर देते हैं कि ही इज़
लाइब्रेरियन। उसकी वजह ये होती है कि आपके पास यहाँ पर जो मीक एंड टाइडी सोल लिखा हुआ है कि वो जो है वो बहुत साफ़ सुथरा बंदा है। तो जब कोई साफ़ सुथरा और शाइस्ता बंदा होता है तो हमारा जहन इस तरह जाता है कि वो फार्मर नहीं हो सकता। वो क्या हो सकता है? वो एक लाइब्रेरियन ही हो सकता है। फार्मर हमारे जो जहन में उसका कंसेप्ट बना है वो कुछ और है। लेकिन जो लाइब्रेरियन, मोस्टली लाइब्रेरियंस होते हैं वो क्या होते हैं? सफाई पसंद। ने जो आंसर दिया है, अगर आपने लाइब्रेरियन दिया है तो ये आपने किस इंस्टिंक्ट पे दिया है? आपने डेटा को एनालाइज किए बग़ैर आपने एक जवाब दे दिया इस स्टेटमेंट, इस छोटी सी स्टेटमेंट पे, मीक एंड टाइडी सोल की बेस पे आपने ये आंसर दिया है कि ये लाइब्रेरियन है। अब अगर हम इस स्टेटमेंट के आंसर को क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो क्या हमें डेटा और एविडेंसेस की ज़रूरत है? अब हम ये आपसे पूछने जा रहे हैं कि डू यू नो टोटल प्रोपोर्शन ऑफ फार्मर्स एंड लाइब्रेरियंस? आपके कंट्री में या आपके जो जहाँ पर आपका रेजिडेंस है, आपने लाइब्रेरियन और फार्मर्स की प्रोपोर्शन को कभी देखा है कि उनके बीच में जो प्रोपोर्शन है वो कितना है? कितने फार्मर्स और कितने लाइब्रेरियंस, उनका रेशो क्या है, उसका प्रोपोर्शन क्या है इन दो का? आपने इसको अंडर कंसिडरेशन नहीं लाया। क्यों? आपने इसको क्वांटिफाई करने की इस स्टेटमेंट को क्वांटिफाई करने की कोशिश नहीं की थ्रू द फैक्ट्स कि आपके पास फार्मर्स और लाइब्रेरियन की प्रोपोर्शन क्या है। डू यू विश टू टेक इनटू अकाउंट दिस प्रोपोर्शन? क्या आप इस प्रोपोर्शन को कंसीडर करना चाहेंगे बिफोर मेकिंग जजमेंट अबाउट द स्टीव? आप स्टीव के बारे में ये डिसाइड करें कि ये लाइब्रेरियन है या फार्मर है। आप इस प्रोपोर्शन को देखेंगे पहले कि हमारे पास जो प्रोपोर्शन है किस चीज़ की, फार्मर्स की और किस चीज़ की, आपके पास लाइब्रेरियंस की। इन दोनों की जो प्रोपोर्शन है वो है कितनी है। अब आप वो उसको अंडर कंसीडरेशन लाएंगे और फिर क्वांटिफाई करेंगे प्रोबेबिलिटीज़ को कि ये इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोबेबिलिटी है इसके फार्मर होने की और ये प्रोबेबिलिटी है इसके लाइब्रेरियन होने की। इफ़ यस, अगर आप ये करना चाहते हैं तो हम एक प्रोपोर्शन लेते हैं। वो प्रोपोर्शन यूनाइटेड स्टेट्स के फार्मर्स और लाइब्रेरियंस की ली गई हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में 20 फार्मर्स और 1 लाइब्रेरियन। यानी आपके पास लाइब्रेरियन की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर लाइब्रेरियन की स्पेलिंग में इट शुड बी LBRA। लाइब्रेरियंस और फार्मर्स के बीच में जो प्रोपोर्शन है वो आपके पास है 1:, हाउ मच? 20। सबसे पहले हमने इस प्रॉब्लम को जो स्टीव के बारे में हमने डिसाइड करना है कि ये फार्मर है या आपके पास ये लाइब्रेरियन है, तो इन दोनों के बीच इसको क्वांटिफाई करने के लिए हमने सबसे पहले डेटा देखा कि हमारे पास डेटा में 20 फार्मर्स एक लाइब्रेरियन के अगेंस्ट 20 फार्मर्स आ सकते हैं। ये एक प्रोपोर्शन है और इस प्रोपोर्शन को डिस्कस किया है कैमन एंड ट्वेर्स्की के पेपर में। तो अब जब हम मज़ीद देखते हैं, हमने ये एग्जांपल ली है। सपोज़ हम कहते हैं कि हम 200 फार्मर्स लेते हैं और 10 लाइब्रेरियंस लेते हैं। हमने स्टेटमेंट को तो क्वांटिफाई कर लिया, रेशो फाइंड कर लिया, प्रोपोर्शन हमने फाइंड कर लिया, 1:20 रेशो है हमारे पास फार्मर्स और लाइब्रेरियंस की। अब हमने दूसरे स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट के दूसरे पार्ट को जब हम डिस्कस करते हैं कि मीक एंड टाइडी सोल्स, तो मीक एंड टाइडी सोल्स आपके पास कितने फार्मर्स नीट एंड टाइडी हैं और कितने लाइब्रेरियंस नीट एंड टाइडी के जो आपके पास एक रिक्वायरमेंट है वो कितने फार्मर्स पूरा करते हैं और कितने लाइब्रेरियंस पूरा करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास 40% लाइब्रेरियंस जो है ना, 40% लाइब्रेरियंस मीक एंड टाइडी हो सकते हैं। तो 40% आपके पास यानी आपके पास इंस्टेंसेस फार्मर्स के कितने हैं, या लाइब्रेरियंस के आपके पास 10 है और ये आपके पास 200 है। तो 200 में से यानी आपके पास 10% फार्मर्स जो है ना वो क्या है, मीक एंड टाइडी हैं। तो 40% आपके पास लाइब्रेरियन है, यानी बड़ी प्रोपोर्शन हमने लाइब्रेरियन को मीक एंड टाइडी की रखी है और आपके पास जो लोअर पोर्शन है वो फार्मर्स के लिए है। ये डाटा आपके पास अवेलेबल है
40% एंड 10% आपके पास डेटा, मतलब टोटल जो आपके पास इंस्टेंसेस है फार्मर्स की वो 200 है। 200 में से 10% यानी 20 फार्मर्स मीक एंड टाइडी के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, और आपके पास लाइब्रेरियन जो हैं वो आपके पास 10 है। उसमें से 40% बिगर पोर्शन ऑफ द 40% एज़ कम्पेयर टू द फार्मर्स, ये 40% बड़ी क्वांटिटी है वो किसकी है, लाइब्रेरियंस की है जो मीक एंड टाइडी हैं। अब हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं, और एक हाइपोथेसिस हमने बनाया है। वो हाइपोथेसिस हमारे पास क्या है, जैसे हमने एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ड्रा की है। वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम कहते हैं कि ये लाइब्रेरियन है गिवन द डिस्क्रिप्शन, जो हमारे पास अबाउट जो डिस्क्रिप्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये लाइब्रेरियन है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसके लाइब्रेरियन होने की, तो इसके लाइब्रेरियन होने की प्रोबेबिलिटी ये है कि आपके पास, हमारे पास जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है उसमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय आपके पास कंडीशन की टोटल प्रोबेबिलिटी। ये जो डिस्क्रिप्शन में आपके पास फार्मर्स कितने मीक एंड टाइडी हैं, और आपके पास जो लाइब्रेरियंस है वो मीक एंड टाइडी कितने हैं, तो वो आपके पास है 24 बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, यानी 20 + 4, ये टोटल डिस्क्रिप्शन पे जो पूरा उतरते हैं, चाहे वो आपके पास किसी यानी या आपके पास यहाँ पर टोटल, इस टोटल डेटा सेट में कितने मीक एंड टाइडी हैं, तो वो 24 है। तो उससे हम डिवाइड करते हैं किस चीज़ को, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, यानी 4 यानी मैक्सिमम अगर हम इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी देखें तो यानी आपके पास यहाँ पर 4 इंस्टेंसेस हैं और यहाँ पर भी 4 इंस्टेंसेस, इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी को हम कह सकते हैं। अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये 4 कैसे आया, एंड डिवाइडेड बाय 4 + 20, तो ये 16% प्रोबेबिलिटी है, 16.7% प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि ये लाइब्रेरियन है। ठीक है, तो ये 16% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आपने डायरेक्ट बताया, उसको क्वांटिफाई किए बगैर बताया कि ये क्या है, लाइब्रेरियन हो सकता है। दो हमारे पास फार्मर्स का डेटा ज़्यादा है। अब हमारे पास कुछ यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ डिस्कस की हैं, इसको हम कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी, PH, यानी हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी लाइब्रेरियन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/21। ठीक है, आपके पास 21 में से एक लाइब्रेरियन होता है, तो हमारे पास जो रेशो है 1:20 की रेशो है, तो हमारे पास 1/21 की प्रोबेबिलिटी है PH की, यानी आपके पास प्रायर, हम इसको कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी, यानी 1/21 जो आपके पास डेटा जो आप जो चीज़ शो करा रहा है, जो फिगर शो करा रहा है आपके हाइपोथेसिस का, वो ये है कि 21 में से एक फार्मर, एक लाइब्रेरियन होता है। 21 बंदों में से, जिसमें से 20 फार्मर्स हैं और एक लाइब्रेरियन होता है, वो क्या है, आपके हाइपोथेसिस। आपने यहाँ पर जो हाइपोथेसिस बनाया है कि प्रोबेबिलिटी लाइब्रेरियन की होने की क्या है, तो आप उससे पहले उसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, दैट इज़ PH = 1/21। उसके बाद आप कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस गिवन हाइपोथेसिस, यानी आपका जो एविडेंस है उस एविडेंस पे आपका हाइपोथेसिस, गिवन हाइपोथेसिस, आपने हाइपोथेसिस ये किया है कि ये लाइब्रेरियन हो सकता है, तो उस हाइपोथेसिस को कितने एविडेंसेस सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, कितना एविडेंस उसको सपोर्ट कर रहा है, 40%, तो 0.4%, तो 40% प्रोबेबिलिटी सपोर्ट कर रहा है। जो आपके पास एविडेंसेस हैं वो 40% आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर P प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस नॉट सपोर्टिंग योर हाइपोथेसिस, वो प्रोबेबिलिटी कितनी है जो आपके हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करता, तो दैट इज़ E-, ये जो आपके पास यहाँ पर एक साइन दिया गया है, ये बेसिकली साइन इस तरह होता है, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, इसका मतलब होता है नॉट ट्रू, आपका हाइपोथेसिस आपका ट्रू नहीं है, तो वो प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी बनती है। तो आपके पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी एविडेंस, आपका हाइपोथेसिस, वो एविडेंसेस जो आपके हाइपोथेसिस को निगलेक्ट करते हैं, यानी आप लाइब्रेरियन कह रहे हैं लेकिन वो फार्मर्स हैं,
आपके हाइपोथेसिस को नॉट ट्रू कर रहे हैं, तो वो कितना है 10% हो, तो दैट इज़ हाउ मच 0.1 या 10% आपके पास यहाँ पर है। हमारे पास गोल क्या है? गोल ये है कि हमारे पास हमारा हाइपोथेसिस गिवन एविडेंसेस, उसके बेस पे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि हमारे पास जो हमारे हाइपोथेसिस के ट्रू होने की क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास गिवन एविडेंसेस की बेस पे। ये जो एविडेंसेस हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, ये हमारे पास जो डाटा एग्जिस्ट कर रहा है उसकी बेस पे, हमारे पास एविडेंसेस की बेस पे हम किस चीज़ को फाइंड करेंगे? हाइपोथेसिस के प्रोबेबिलिटी यानी ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सिंपल जो बेसियन फार्मूला बनता है वो ये बनता है कि आपके पास probability of h यानी प्रायर probability multiplied by probability of e given h। आपके पास ये जो probability है, probability of evidence given your hypothesis, यानी आपके पास जो ट्रू पार्ट है जो आपके हाइपोथेसिस को ट्रू शो कर रहा है गिवन डाटा की बेस पे, वो ये है यानी 0.4, और ये आपके पास है 1/21। आपके पास डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड होगा किस चीज़ से? आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंसेस, चाहे वो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंसेस क्या होती हैं, चाहे वो आपके पास आपके हाइपोथेसिस को ट्रू डिक्लेयर करते हैं या ट्रू डिक्लेयर नहीं करते, निगेट करते हैं आपके हाइपोथेसिस को। तो उन तमाम एविडेंसेस को जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ h इनटू, यानी आप ये जो आपके पास कंडीशन एविडेंसेस की टोटल प्रोबेबिलिटी बनती है वो ट्रू और नॉट ट्रू दोनों को इंक्लूड करके हमने बनानी होती है। ये जो एविडेंसेस की प्रोबेबिलिटी होती है, पी ई की प्रोबेबिलिटी होती है, ये हमारे पास पी एच इंटू पी ई गिवन एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ट्रू योर हाइपोथेसिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंसेस गिवन योर हाइपोथेसिस इज़ नॉट ट्रू। तो ये जो आपके पास है ये 1/21 है, ये आपके पास 0.4% है। ये जो आपके पास P ऑफ H नॉट योर हाइपोथेसिस, ये आपके पास कितना है? ये आपके पास है 20/21 है, यानी 21 में से 20 आपके पास आपके हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जा रहे हैं। और यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपके पास 10% है, तो ये 0.1%। और ये आप जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आपने जो हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया है फॉर गिवन द एविडेंसेस, तो वो आपके पास कितना बनता है? 16.7% बनता है। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आपके पास 16.70% बनता है। और हम जो इस प्रोबेबिलिटी हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं गिवन द एविडेंसेस, इसको हम पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे पास था बेसियन थ्योरम को हमने एक्सप्लेन किया था कि ये वर्क कैसे करता है। अब इसके बाद बेसियन थ्योरम को हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली। मज़ीद हम इसको डेटा माइनिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे और उस पर्सपेक्टिव से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट था इसको समझने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।